हमने वेक्टर स्पेस को कवर कर लिया था और वेक्टर स्पेस के बाद अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज सब स्पेसेस। अच्छा, जो सब स्पेसेस है ना, सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि वेक्टर स्पेस का सब स्पेस से रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, देखिए एक बात जो हमें एज अ डिफरेंस समझनी है वो ये है कि आपने अर्ली क्लासेस के अंदर हमेशा से हम लोग एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक हमारे पास सेट होता है कि उसका सबसेट होता है। ठीक है, अब देखिए सबसेट की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता है कि सबसेट के तमाम एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सब स्पेस को डिफाइन करने से पहले हमें ये क्लियर करना है कि कोई भी सेट जो सब स्पेस बनता है वो हमेशा वेक्टर स्पेस का सबसे पहले सबसेट होता है। ठीक है, तो हमने अब एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप स्लाइड में देखें तो हमने उसको W का नाम दिया है। हमने कहा है कि अगर W हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एक वेक्टर स्पेस V का, तो हम कब ये कह सकेंगे कि ये सबसेट सब स्पेस भी बन जाता है। ठीक है, तो सब स्पेस बनने से पहले उसका सबसेट होना जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस की, तो ऐसे नहीं होगा कि उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है वेक्टर स्पेस से। मैंने कोई भी सेट उठा लिया, मैंने उसमें से एक सबसेट ले लिया, कुछ वेक्टर्स ले लिया और उससे मैंने एक सबस्पेस बना दिया, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहला रिलेशनशिप एक सब स्पेस का वेक्टर स्पेस से ये होता है that this is the subset of the vector space V। इसका मतलब है जिस तरह के वेक्टर्स आपको वेक्टर स्पेस V से मिलेंगे वही टाइप ऑफ वेक्टर्स W में भी प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि ये सबसेट हो जाएगा किसी वेक्टर स्पेस का। अब फील्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसकी फील्ड क्या होगी। अगर इससे वेक्टर स्पेस बनना है तो पहली बात जो माइंड में आती है वो ये आती है कि इसकी फील्ड क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि सब स्पेस की फील्ड वही होती है जो वेक्टर स्पेस की फील्ड होती है। इनकी फील्ड्स में डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि वेक्टर स्पेस तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे वेक्टर स्पेस बनी है लेकिन सब स्पेस किसी और सेट पे बन जाए। ठीक है, तो फील्ड इनकी सेम रहेगी। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको सब स्पेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर स्पेस का इन ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर लेगा तो हम ये कहेंगे देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट बिकम्स अ सब स्पेस ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस V। अब वो ऑपरेशंस कौन से हैं? बहुत सिंपल से ऑपरेशंस है हमारे पास जिनको हमने यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए, पहला ऑपरेशन तो ये है जिसको हमने वेक्टर स्पेस पे कवर भी किया है, उसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। यानी मैं इस नॉन एम्प्टी सबसेट का कि कोई से भी दो एलिमेंट्स उठाती हूँ जिनको ऑब्वियसली मैं वेक्टर्स कहूंगी क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं। तो फिर इसका मैं अगर कोई सबसेट लूंगी तो उसके भी एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स ही कहेंगे, वो स्केलर्स नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कोई से दो वेक्टर्स ले लूं इस नॉन एम्प्टी सबसेट W के, अगर मैं इनको ऐड करूं तो उनको दोबारा W में जाना चाहिए। ठीक है, और आपको याद होगा कि यही एक्सियम हमने वेक्टर स्पेस के लिए भी पढ़ा था। तो फिर ये एक्सियम सब स्पेस के लिए भी सेम है। पहला एक्सियम, दूसरा एक्सियम, ये एक्सियम भी वेक्टर स्पेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एक स्केलर फील्ड से चूज करते हैं जो कि ऑब्वियसली सब स्पेस और वेक्टर स्पेस के लिए सेम है, इस स्केलर से आप इस नॉन एम्प्टी सबसेट W का कोई भी वेक्टर चूज करें, आप इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। अगर स्केलर इनटू वेक्टर जो भी आंसर आता है वो दोबारा इस नॉन एम्प्टी सबसेट में चला जाता है, तो आप ये कहोगे कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इट मींस दैट नॉन एम्प्टी सबसेट इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। अब जो मैंने आपको बोलकर बताया है यही यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिखा है, लेकिन इसको बोल के मैंने आपको ज्यादा क्लियर बता दिया। अभी हम इसको एक्सिम्स में भी जाकर देखते हैं। ठीक है, जो आपके पास थ्योरम 4.2 आपको नजर आ रहा है, ये हमारा थ्योरम है जो हमें मैथमेटिकली बताएगा कि कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ नॉन एम्प्टी सबसेट W अ सबस्पेस। ठीक है, थ्योरम 4.2 देखें। मैंने अभी आपको दो एग्जिम्स बताए थे। एक एग्जिम अगर आप बी पार्ट देखें इस थ्योरम का, तो एक एग्जिम आपको सामने नजर आ रहा है कि अगर आपके पास आप कोई से भी दो वेक्टर्स W में से लेते हैं तो इसका सम दोबारा W में जाना चाहिए। दूसरा एग्जिम मैंने आपको बताया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मैं एक वेक्टर फॉर एग्जांपल U ले लेती हूँ W में से, K ले लेती हूँ मैं फील्ड में से, फील्ड को मैंने एक आर्बिट्ररी नाम दे दिया है दैट इज कैपिटल K। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स है, अब ये रैशनल नंबर्स है, कुछ भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, हमने इसको एक जनरल नाम दे दिया है कैपिटल K। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आप देखें कि अगर K इंटू यू, K इंटू वेक्टर U दोबारा W में चला जाए तो इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होल्ड करती है। अगर मैं एक्सिम्स को नोट डाउन करूँ कि तो ये दो एक्सिम्स बनते हैं।
अगर ये दो एक्सियम्स होल्ड करेंगे तो सब स्पेस तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट W सब स्पेस बन जाएगा। लेकिन अभी एक ऐसी कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो रिमेंबर दैट कि इन दोनों लास्ट टू कंडीशंस के सेटिस्फाई होने से भी V वेक्टर W सब स्पेस नहीं बन सकता। वो कंडीशंस कौन सी है? देखिए, हमने सबसे पहले फील्ड को अंडरस्टैंड किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फील्ड की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसको अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। अब एबिलियन ग्रुप में आपके पास एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि अगर आप अंडर एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हो तो आपके पास जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का रोल क्या होता है? आप इसको किसी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाएगा। फिर हमने ग्रेजुअली वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ ये अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस कोई भी सेट बनता है तो ऑटोमेटिकली उस सेट के लिए भी उसकी एडिटिव आइडेंटिटी का प्रेजेंट होना जरूरी है, और ये एक्सियम हम प्रूव करके देख चुके हैं। वेक्टर स्पेस के जो आपने एक्सियम्स पढ़े थे उसमें पहला एक्सियम क्या था? अदर देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। ये दो एक्सियम अभी साइड पे कर रही हूँ, इनको इवन हम एक्सियम का नाम भी नहीं देते क्योंकि ये तो 100% ट्रू है कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो नेक्स्ट तो आप जा ही नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको छोड़ के फिर उसके बाद जो एक्सियम्स थे, मैं पहला एक्सियम क्या था? पहला एक्सियम ये था कि दिस वेक्टर स्पेस V, जो आपने सेट V लिया है जिसको आपने वेक्टर स्पेस शो करना है, दिस V शुड बी एन एबिलियन ग्रुप। अगर ये एबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी वाली कंडीशन जरूर होगी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है इसमें जीरो एलिमेंट होना चाहिए, राइट? अब अगर वेक्टर स्पेस एक सेट बनता है तो याद रखिएगा अगर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं है तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसी तरह से अगर W आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है तो ये भी उस वक्त तक सबस्पेस नहीं बन सकता जब तक इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको वेक्टर स्पेस समझाते हुए पहली बात ये की थी कि अगर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप V को वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर सकते। उन्हीं लाइंस पे अब आ जाएं कि अगर आपने किसी सेट को, किसी सबसेट को सब स्पेस शो करना है तो उसकी भी पहली फॉरमोस्ट कंडीशन ये होगी कि इसमें जीरो वेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है? तो हमने यहाँ जो एक कंडीशन लिखी, हमने ये लिखा है द जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपने अगली दो कंडीशंस पे जाना ही नहीं है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर जीरो W से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर 100% आपका W सब स्पेस नहीं बन सकता। तो टोटल तीन कंडीशंस हो गई। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ द वेक्टर स्पेस V को जब भी हमने शो करना है दैट आइदर दिस सबसेट इज अ सबस्पेस और नॉट, तो तीन कंडीशंस हमने प्रूव करनी होंगी। पहली कंडीशन ये कि जीरो वेक्टर का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं सब स्पेस में से, उनकी एडिशन को दोबारा इसी सबसेट में जाना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि एक स्केलर को आप इस सबसेट के किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है उसको दोबारा इस सेट में जाना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका गिवन सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V एक सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, अब तो ये होगी कंडीशंस। इन्हीं कंडीशंस को कंबाइन करें। अभी आपको जो स्लाइड नजर आ रही है इसमें जो भी लिखा है इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी आपने जो थ्योरम 4.2 देखा है इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है आप अगर देखें तो यहाँ आपके सामने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये आपकी थ्योरम 4.2 की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है? वहां आपको दो एक्सियम शो करने पड़े थे बी एक्सियम के अंदर, फर्दर दो एक्सियम थे, एक एडिशन था, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ बी प्राइम का मतलब है कि आप उस पूरे एक्सियम को श्रिंक कर सकते हो एक एक्सियम में। और वो कैसे श्रिंक होगा कि आप अलग अलग प्रूव नहीं करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन आप इकट्ठा प्रूव कर दे दैट ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर आप गौर करें तो ये वही बात है ना, ए यू से मल्टीप्लाई हुआ तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब ए यू बी वी में ऐड हुआ तो वेक्टर एडिशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ही ऑपरेशन में दो ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है? तो थ्योरम 4.2 को अगर मैं समराइज करूं इस स्लाइड के अकॉर्डिंग तो अब वो तीन एक्सियम्स दो में समराइज हो जाएंगे। वो दो कौन से एक्सियम्स होंगे? पहला तो वही रहेगा कि जीरो वेक्टर को बिलोंग करना चाहिए W में से,
और दूसरा एक्सियम हमने दो एक्सियम्स को मिलाकर लिख दिया है, वो ये है that for u v two vectors belongs to w, a b two scalars belong to k, the linear combination a u plus b v belongs to w। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सॉरी, प्रैक्टिकली हमने कैसे प्रूव करना है कि कोई भी सबसेट एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कब बनता है। एग्जाम्पल 4.6 देखें, कंसिडर द वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R3। मैंने आपको बताया था R3 क्या होता है, 3 डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस है। इसमें आप जो भी एलिमेंट लेंगे अगर आप देखें तो वो इस किस्म के एलिमेंट होगा जिसकी 3 डायमेंशन होंगी A B C। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। जिस तरह से वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन जब भी हमने स्टडी किए थे तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को गौर से पढ़कर आप ये देखें कि आपकी फील्ड क्या है, आपकी वेक्टर स्पेस कैसी नजर आती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होती है, प्लस आपके जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसी तरह से जब भी आपको सब स्पेस का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करनी है वो क्या है, वो ये है कि आपकी वेक्टर स्पेस से जो आप सबसेट चूज कर रहे हो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आप अगर ये देखें ये आपका सबसेट है U जो कि हमने R3 में से चूज कर लिया, राइट। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हर वो एलिमेंट आता है जिसकी तीनों डायमेंशन सेम है, A B C को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इसका कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो U में जाएगा, नहीं करता तो वो नहीं जाएगा। अब मुझे 3 एक्सियम्स शो करने हैं। सबसे पहला एक्सियम मुझे ये शो करना है कि 0 एलिमेंट को इस U सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। अभी मैंने कहा कि इस U सेट में से हर वो एलिमेंट बिलोंग कर सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो। अगर मैं 0 लिखूंगी, 0 वेक्टर, तो मैं 0 वेक्टर कैसे लिखूंगी अगर R3 से बिलोंग करेगा? इस तरह लिखूंगी ना। अगर आप इसको देखें इस तरह लिखूंगी मैं, R2 से होगा तो 0 0 होगा, R से होगा तो 0 होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 0 वेक्टर हमने लिखा है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इसकी तीनों डायमेंशन आपस में इक्वल है? द आंसर इज यस। 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी तीनों डायमेंशंस आपस में सेम है। इसका मतलब है कि चूंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 0 वेक्टर U से बिलोंग करेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स में पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। ठीक है, अब आप आ जाएं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि अगर आप दो एलिमेंट्स U में से लेते हैं, उनको ऐड करते हैं तो दोबारा उन्हें U में जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर तो क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा हो कि इसमें कोई कंडीशन फेल हो जाएगी तो उसको प्रूव करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है थ्रू अ जर्नल एग्जाम्पल। यानी देखें, मुझे क्लियर देख के पता चल रहा है कि ये जो A B C है ये तो कोई से रियल नंबर्स है, तो मैं तो बहुत आसानी से कोई से दो एलिमेंट U के ऐसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ कि अगर मैं उनको देखूं तो मेरे पास उनकी तीनों डायमेंशन इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जांपल के तौर पे कुछ एलिमेंट्स लेते हैं 1 1 1 -3 -3 -3। और आपको पता है कि ये हम सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने U का हर वो एलिमेंट चूज करना है जिसकी तीनों डायमेंशंस इक्वल होंगी। कोई और एलिमेंट हम चूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने कुछ एलिमेंट्स अपनी मर्जी के ले लिए 1 1 1 -3 -3 -3 7 7 7 -2 -2 -2। ठीक है, अब पहली कंडीशन सब स्पेस के लिए ये थी कि आप इनमें से कोई से दो वेक्टर्स लेकर उनको ऐड करें तो उसको भी U में जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो जो भी आंसर आएगा उसको फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तभी वो U में जाएगा ना, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो आप अब क्या करेंगे, अगर मैं यहीं पर आपको ये शो करूं, मैं 1 1 1 में -3 -3 -3 को ऐड कर देती हूँ, क्या आंसर आएगा? -2 -2 -2। मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि जो मेरे पास एलिमेंट आया है -2 -2 -2, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है that A is equal to B is equal to C. Is it clear or you have any problem? Yes class. नो मैम। ठीक है, इसी तरह से आप इन चार एलिमेंट्स में से किसी भी दो को ऐड करके देख लें। अब आप ऐड करें -3 -3 -3 में 7 7 7, आपके पास आंसर क्या आएगा? 4 4 4। तो फिर मेरे पास वही एलिमेंट आ गया कि जिसकी तीनों डायमेंशंस इक्वल हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे एक्सियम पे।
दूसरा एक्सियम ये था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड करना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आपने यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 1 1 1 ही लेती हूँ, मैंने इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो देखिए आपके सामने 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आप कोई भी स्केलर रियल नंबर से उठा लें। ये तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है ना, मैं 1 1 1 लेती हूँ, स्केलर में 5 ले लेती हूँ, तो 5 तो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर तो फिर 5 5 5 आ जाएगा। तो फिर डायमेंशन सारी सेम हो जाएंगी। मैं -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि वो इक्वली सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन सबकी सब डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं तीनों एक्सियम्स को कंबाइन करूं तो मैंने अभी ये प्रूव किया है कि इसमें जीरो एलिमेंट भी चला जाता है, इसमें वेक्टर एडिशन भी होल्ड करती है और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। ठीक है, तो तीनों एक्सियम्स यहाँ पर ट्रू प्रूव हो जाते हैं, जो हमें ये शो करता है कि ये जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट U था वेक्टर स्पेस V विच इज इक्वल टू R3 का, दिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3। अब इस क्वेश्चन को तो हमने थ्रू एन एग्जांपल किया, तो हमारे पास ये एक्सियम प्रूव हो गया। इन सम एग्जांपल्स आप इसी तरह की कुछ सॉलिड एलिमेंट्स लें, जिस तरह हमने यहाँ पे 1 1 1 -3 लिया था, तो आप इजीली इनके थ्रू ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई कंडीशन हमारे पास प्रूव नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर तो आपकी कंडीशन ऐसी है ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, कि मेरे पास सिंपली मैंने दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो फिर भी तीनों डायमेंशन सेम आ रही थी। लेकिन सम टाइम्स कंडीशन ऐसी होती है कि आप यहाँ पर कोई जनरल एग्जांपल लेके ये प्रूव कर सकते हो कि गिवन सेट से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो गिवन सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये अलाउड होता है कि आप चाहे जर्नल वे में क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी जर्नली लिखें, U1 U2 ऐड करें, प्रूव करें कि वो W में चला जाता है। आप जर्नल लें A को, जर्नल लें U को, A को U से मल्टीप्लाई करें और प्रूव करने के W में है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका होता है थ्रू सम सॉलिड एग्जाम्पल। सॉलिड एग्जाम्पल ये है कि आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि अगर मैं कोई जर्नल एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आइदर इन जनरल एलिमेंट्स के थ्रू ये कंडीशन प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, और ये आप यहाँ पर देख लें, इसको जनरल वे में भी सॉल्व करके शो कर दिया गया। ऊपर एग्जांपल से सॉल्व किया है और फिर सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो ये इसको जर्नल वे में भी सॉल्व करके शो किया गया। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर हम एक ऐसा सेट लेते हैं, दैट इज वेक्टर स्पेस। आपकी एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसमें n बाय n मैट्रिसेस हैं, और ये हमने लास्ट टाइम वेक्टर स्पेस से रेलेवेंट ये एग्जांपल स्टडी की थी कि अगर मैं n बाय n मैट्रिसेस का सेट ले लूँ तो मैं इजीली उसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसका सबसेट कैसा लेना है, W1। अब इसमें कुछ केसेस हम डिस्कस करें, डिफरेंट केसेस हैं। W1 में पहला सबसेट ले लेती हूँ जिसमें सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आ रही होंगी। अब आप मुझे बताएंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। यस क्लास, मैम लोअर डायगोनल जिसका 0 हो जाए। जी, तो W1 हम पहला सेट इस तरह का लेते हैं जो अपर ट्रायंगुलर है, और हमने प्रूव ये करना है कि अगर मैं n बाय n मैट्रिसेस में से अपर ट्रायंगुलर का सबसेट चूज कर लूं तो ये सबस्पेस बनता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जरा मुझे इलेबोरेट करके स्टेप वाइज हर स्टेप बताएं, क्या सेटिस्फाई होता है हर स्टेप। यहाँ पे तीन आपने एक्सियम्स प्रूव करने हैं ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के। आप अपने माइंड में एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखें जिसका लोअर डायगोनल 0 है और डायगोनल से अबव एंट्रीज नॉन 0 है। तो क्या मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कह सकती हूँ? जी क्लास, यस क्लास। मैम नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर तो वैल्यूज पड़ी होंगी ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको एक 3x3 की जीरो मैट्रिक्स दे दूँ, 3 रोज है 3 कॉलम से सब जीरो है, क्या ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होती है? नो मैम। लोअर मैम ट्रायंगुलर ये तो होती नल है? मैट्रिक हो गया ना। नो मैम, ना पर नहीं, ना लोअर। अभी नल वाली बात छोड़ दें, अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये अपर ट्रायंगुलर होती है जीरो मैट्रिक्स 3x3 मैम की? डायगोनली नहीं है इसमें मैम। होगी मैडम, होगी। मैम अपर भी होती है लोअर भी होती है, दोनों होती हैं।
वेरी गुड बच्चे, जिनको नहीं भी पता ये बात याद रखनी है, जीरो मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपर ट्रायंगुलर भी होती है, ये लोअर ट्रायंगुलर भी होती है। ठीक है, अगर ये अपर ट्रायंगुलर ना हो, लोअर ट्रायंगुलर ना हो, तो अभी हम जो W1 को प्रूव करना चाह रहे हैं ये एक सबस्पेस है, ये हम प्रूव नहीं कर सकते। फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेट्स आएंगे जहां पर हम, अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस हम सेट ऑफ मैट्रिसेस ले रहे हैं और अगर हम जीरो को अपर एंड बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर असाइन नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी मैट्रिक्स को आपको चेंज करके दे दूं, मैं आपसे कहूं कि लोअर ट्रायंगुलर को प्रूव करें, तो भी आप याद रखिएगा कि आपका जीरो वेक्टर जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है क्योंकि जीरो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब बाकी दो का बताएं। दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं आपको दे दूं, उनको ऐड करें, क्या वो दोबारा अपर ट्रायंगुलर आती है? यस क्लास, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, ऐड करें, दोबारा अपर ट्रायंगुलर आ जाती है, लोअर ट्रायंगुलर आ जाती है? मैम अपर ट्रायंगुलर ही आएंगे। अपर ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एडिशन क्या होती है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो रहे होते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगर लोअर साइड पे मेरे पास कहीं पर जीरो एंट्री है, मैं उसको दूसरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐड करूं तो मेरे पास नॉन जीरो एंट्री बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। जीरो जीरो में ऐड होगा जो कि जीरो ही रहने देगा उसको। ठीक है, अच्छा अब एक स्केलर लेती हूँ मैं, किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, से एक स्केलर 5 है, क्या वो अपर ट्रायंगुलर रहेगी या लोअर बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी? ऊपर रहेगी, ऊपर ऊपर ही रहेगी रहेगी मैम। रहेगी मैम। ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सो वी कैन से दैट W1 is a subspace of set of n by n matrices that is called M n comma n। इस वेक्टर स्पेस को हम यूं शो करते हैं। तो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सबसेट लिया था इस वेक्टर स्पेस में से और हमने प्रूव कर दिया कि वो सबस्पेस बनता है। ठीक है, अच्छा अब W2 जरा डिफाइन करें। W2 हम यूं डिफाइन करते हैं कि W2 बी द सबसेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जरा मुझे ये बताएं सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैम। यस, अब आप कुछ मैट्रिसेस लें, ऐसी मैट्रिसेस लेनी है कि उनका ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ अपने इक्वल आ जाए। ठीक है, और वही तीनों एक्सियम जरा मुझे स्टडी करके बताएं। सबसे पहला एक्सियम ये है कि अगर मैं लेती हूँ, आपको पता है कि जीरो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है, आप ट्रांसपोज ले लें उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ऑटोमेटिकली कि मेरे पास जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि मैं उसका ट्रांसपोज दूं तो वो सेल्फ इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जीरो मैट्रिक्स इंक्लूड हो गई सेट के अंदर, W2 में चली गई। दूसरा एक्सियम देखें, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करें, क्या वो दोबारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी? सोच यस के मैम। बताना है कैसे। मैम दोनों सिमेट्रिक है तो आंसर भी उनका सिमेट्रिक ही आएगा ना मैम। आप मुझे जर्नल बता रहे हो ना, मुझे पता, ठीक है जर्नल बहुत इजीली इसको हम लिख के भी प्रूव कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जरा इसको रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से बताएं, थोड़ा सोच के। देखिए मेरे पास एक दो मैट्रिसेस हैं, मैं उनको ऐड करती हूँ ए एंड बी, ए बी को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या ये दोबारा उसी ए प्लस बी के इक्वल आती है या नहीं आती। जरा मैथमेटिकली सोचकर मुझे बताएं कि ऐसा होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या कहती है, या नहीं होना चाहिए। अब जरा सुने, मैं मैम आपसे आपकी बस इतना आवाज पूछ अड़ रही रही है बहुत ज़्यादा। हूँ, एक मिनट बेटा, अब आ रही है? मैम आ रही है क्लियर। बच्चे आपकी तरफ ना कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आप रीज्वाइन करके देखो। ठीक है, अगर बाकियों को आ रही है तो फिर आपकी कनेक्टिविटी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए मैथमेटिकली तो इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इन जनरल आप जरा सोचें इस बात को, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, मैं उनको ऐड करती हूँ, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज ले लेती हूँ। अब मुझे ये बात भी पता है कि ये जिन दो मैट्रिसेस को मैं ऐड कर रही हूँ ए और बी इंडिविजुअली भी सिमेट्रिक है। तो जब मैं किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंट्री को किसी दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंट्री में ऐड कर रही होंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले भी लूं तो उसको इटसेल्फ उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए।
इस बात को जरा जब भी आपने इसको स्टडी करना है ना, जरा जिस तरह मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा। जनरल वे में तो हम लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमेशा सबस्पेस बनाती हैं, क्योंकि आप जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं तो आप उनको ऐड करके उनका ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा उसी के इक्वल आ जाएंगे। लेकिन इसको जरा बैठ के मैथमेटिकली इमेजिन कीजिएगा कि ये कॉमन सेंस भी यही कहती है कि ये जरूर आपको सम ऑफ द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी। ठीक है, अच्छा अब थर्ड एक्सियम तो बहुत आसान है, वो तो फौरन से हमें समझ आ जानी चाहिए। आप एक स्केलर लें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो इटसेल्फ ए की इक्वल आ जाती है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ वो ए की इक्वल आ जाता है, दैट इज वो सिमेट्रिक है। मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना, स्केलर तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो उसके इस प्रॉपर्टी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अगर मैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूँ तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहेगी, क्योंकि वो हर एलिमेंट को चेंज कर देगी, नए एलिमेंट्स आ जाएंगे लेकिन उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि W2 भी सबस्पेस बन जाता है V का। अब देखिए हमने तो ये चीजें बोलकर स्टडी की है, भी बोलकर समझा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि आप इन तीन प्रॉपर्टीज को प्रूव करें तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जिस तरह जर्नल वे में हमने अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर आपने देखा था कि हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए थे, ठीक है, हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पास एक u वेक्टर एक v वेक्टर है, u में तीनों कोऑर्डिनेट्स सेम है तो a ले लिया, v को हमने b ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाएं तो आप कोई सी दो मैट्रिसेस ले लो। अगर आपने फॉर एग्जांपल W1 को सबस्पेस प्रूव करना है तो आप दो मैट्रिसेस ले लें A1 एंड A2, ठीक है। A1 को आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट असाइन कर दें, A1 B1 C1 फर्स्ट रो में, A2 B2 C2 सेकंड रो में, A3 B3 C3 थर्ड रो में, अप टू सो ऑन, ठीक है। और आप वहां पर ये शो करें कि ये अपर ट्रायंगुलर है और उसके बाद आप उसको ऐड करके रिजल्ट शो कर दें। तो जैसे जैसे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जब आप इसको रिटर्न भी करेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जस्ट आपको मैट्रिक्स को चूज करना आना चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स को आपने लिख कर शो करना है कि ये सिमेट्रिक है तो वो कैसी नजर आनी चाहिए, अगर आपको लिख के शो करना है कि ये अपर ट्रायंगुलर है तो कैसी नजर आनी चाहिए। जाहिर बात है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन जनरल लेंगे तो आप डायगोनल से नीचे नीचे सब जीरो रखें, ऊपर आप जो मर्जी उसको नाम दे दें, ठीक है। तो इसी तरह की आप दो मैट्रिसेस A1 A2 लें और इन एक्सियम्स को आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास पोलिनोमियल्स का सेट भी वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। V इज इक्वल टू P ऑफ T। आपको पता है ना पोलिनोमियल क्या होता है, मेरे ख्याल से आप सब फेमिलियर होंगे कि पोलिनोमियल क्या चीज होती है। अगर मैं पोलिनोमियल्स का सेट ले लूं और इसमें इसकी डिग्री n होनी चाहिए, nth ऑर्डर पोलिनोमियल्स, डिग्री इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, n का मतलब होता है फाइनाइट हो। डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि P एंड T का मतलब ये है कि मैं फाइनाइट नंबर तक किसी भी पावर की x ले सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ पोलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, a0xn प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड अप टू सो ऑन। एक स्केलर होता है, एक आपके पास वेरिएबल होता है, x की पावर जो है वो n से स्टार्ट होके रिड्यूस होती चली जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम एक पोलिनोमियल को लिखते हैं, उसकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर मैं P1 को पढ़ के बताऊं तो इसको मैं यूँ पढ़ूंगी दैट दिस इज 3 into t to the power 0 प्लस 4 into t to the power 2 माइनस 5 into t to the power 6, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल इसी फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल देखें, दिस इज 6 into t to the power 0 माइनस 7 into t to the power 4 एंड अप टू सो ऑन। मैं t को x कह रही थी, आप इसको यहाँ कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो अब हमें अगर ये कहा जाए कि आपने इस सेट ऑफ पोलिनोमियल्स में से इसका एक सबसेट लेना है और आप ये प्रूव करें कि ये सब स्पेस प्रूव होता है या नहीं होता, ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई से दो पोलिनोमियल्स ले लें, जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे P1 और P2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और अगर आप बात नोट करें तो ये जो आपका Q ऑफ T है ना, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि Q ऑफ T एक ऐसा पोलिनोमियल है, या इसमें जो पोलिनोमियल्स बिलोंग कर रहे हैं उनमें प्रॉपर्टी ये है कि उनमें T की पावर सिर्फ इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं हो सकती। तो आप जरा ये देखें कि आपने P1 में जो पोलिनोमियल लिखा है, जो आपने T की पावर्स लिखी है वो 0 to 6 लिखी है, P2 में देखें 0 4 6 12 लिखी है, ठीक है। तो अब देखें ना, मैं एक सेट ऑफ पोलिनोमियल्स लेती हूँ, मैं अपनी मर्जी से उसके बहुत सारे सबसेट बना सकती हूँ। मैं एक सबसेट हूँ जिसमें कहूँ इवन पावर्स हैं, एक में कहूँ ऑड है, एक में कहूँ कि इसमें सिर्फ डिग्री 2 तक जा सकती है, एक सबसेट में ऐसा बना लूँ जिसमें 6 तक जा सकती है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ इवन पावर्स की पोलिनोमियल्स में लेना शुरू कर दूँ तो
मुझे प्रूव ये करना है कि सब स्पेस बनाता है। सबसे पहली बात ये कि इसमें जीरो पोलिनोमियल आएगा या नहीं। आपको पता है जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? 0 इंटू टी प्लस 0 इंटू टी पावर 1 प्लस 0 इंटू टी पावर 2 प्लस 0 इंटू टी पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो जीरो तो मैं जिस भी टी के साथ लिखूं, टी की पावर 1 के साथ लिखूं, टी की पावर 2 के साथ लिखूं, रहेगा तो ये जीरो ही ना। तो मैं किसी भी जीरो पोलिनोमियल को लिख सकती हूँ, दिस इज 0 प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी 4 प्लस 0 इंटू टी 6 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल को इजीली मैं इवन पोलिनोमियल शो कर सकती हूँ। तो ये आपके सेट ऑफ इवन पोलिनोमियल्स में इजीली बिलोंग कर जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, आपने कोई से दो पोलिनोमियल्स लेने हैं, सम अप करना है। प्रॉपर्टी ये है कि जिन दो पोलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हैं उनमें टी की पावर सिर्फ इवन होनी चाहिए। ये सिर्फ इवन पावर्स ऑफ टी होने चाहिए। आप उनको ऐड करें। देखिए अभी आपके सामने P1 P2 लिखा है, जरा इसको ऐड करें ना। 3 6 में ऐड होगा, 4 माइनस 7 में ऐड होगा और कॉमन निकलेगा टी की पावर 2। ठीक है, अच्छा सॉरी ये 4 है, तो टी की पावर 2 अगर P2 में कोई भी नहीं है तो ये सिर्फ 4 टी स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर देखिए 6, यहाँ पर 6 है 9 इंटू टी की पावर 6 के साथ, तो मैं इसको लिखूंगी -5 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 4 टी टू द पावर 6। और फिर 3 इंटू टी पावर 12 में आप देखें कि पहले P1 पोलिनोमियल में आपके पास टी की पावर 12 नहीं है, तो ये वहां पर P1 में किस में ऐड होगा, 3 इंटू टी की पावर 0 में ऐड होगा, राइट। तो अब आप इसको ऐड करें, आप देखिएगा कि आप कोई से दो पोलिनोमियल जो कि इवन पावर्स के साथ है, आप इनको ऐड करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो भी इवन पोलिनोमियल ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि आप अगर इवन टर्म्स को इवन में ऐड कर रहे हैं तो दो पोलिनोमियल्स को ऐड करने से टी की पावर अगर 2 है तो वो 2 ही रहती है, वो सिर्फ कॉमन निकल जाती है, स्केलर ऐड हो जाता है। टी की पावर 6 थी तो दूसरे पोलिनोमियल की टी की पावर 6 की टर्म के साथ ऐड हो जाएगी, तो टी की पावर 6 तो कॉमन निकलेगा ना, वो किसी चीज से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा कि उसकी इवन पावर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है कि वेक्टर एडिशन पॉसिबल है। आप P1 P2 को ऐड करें तो वो फिर भी आपको इवन पोलिनोमियल ही देगा, दैट इज अ पोलिनोमियल विद इवन पावर्स ऑफ टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि P1 लिखा हुआ है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। स्केलर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 6 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो पोलिनोमियल किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे होता है, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 आ जाएगा, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा। तो क्या हुआ, स्केलर से मल्टीप्लाई किया ना, तो स्केलर ही बदलेंगे। टी की पावर 2 टी की पावर 6 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ये एक इवन पोलिनोमियल था तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से इसके इवन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि इवन ही रहेगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी होल्ड कर गई कि आपने पोलिनोमियल को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो चूंकि वो दोबारा इवन पोलिनोमियल बन गया तो वो क्यू ऑफ टी में बिलोंग कर गया। तो पोलिनोमियल्स के केस में भी तीनों प्रॉपर्टीज हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि क्यू ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ टी ऑफ टी। जो आपने सबसेट लिया था वो ये आपका क्यू ऑफ टी था। हमने प्रूव ये किया है कि ये आपके इस वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस बन गया। सबसेट तो था ही, फिर हमने सब स्पेस प्रूव कर दिया। ठीक है, एक लास्ट थ्योरम पढ़ लें, देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू ऑफर असर प्रेयर। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है, ये जस्ट थ्योरम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। यूज हो सकता है आगे कहीं इसका, लेकिन इसका हम प्रूफ ओमिट कर देते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखिए थ्योरम ये है कि आपके पास दो, मैं आपको सब स्पेसेस दे देती हूँ U और W, आप उनकी इंटरसेक्शन देते हैं तो वो भी एक सब स्पेस बनती है। ठीक है, और एक ये थ्योरम 4.3 भी देख लें, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ V। असल में ये जो आपका पहला थ्योरम लिखा है ना हमने ऊपर, ये इसकी एक्सटेंशन है कि सिर्फ दो की इंटरसेक्शन लेने से सब स्पेस नहीं बनती, आप दो से ज्यादा भी ले लें लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 सब स्पेसेस हैं, मैं 10 की इंटरसेक्शन ले लूँ तो जो भी आंसर आएगा वो भी एक सब स्पेस बनती होगी, राइट। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको अभी कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो क्लास यू कैन आस्क नाउ। दिस क्लास